नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करते हैं सिख कत्लेआम के बारे में, जिसे कहा जाता है सिख धर्म संप्रदाय में छोटा घल्लूघारा, यानी कि सिख कत्लेआम। बात कुछ समय पहले की है। लाहौर स्थित अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य की प्रांतीय सरकार द्वारा सिखों का नामो निशान मिटाने के मकसद से एक खूनी नरसंहार तैयार किया गया, जिसे खूनी नरसंहार कहा जाता है। और यह आक्रमण मुगलों के साथ शुरू हुआ था, जो कई दशकों तक चला था। आइए अब समझते हैं 1746 के सिख कत्लेआम की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल में सिख धर्म संप्रदाय की शुरुआत हजरत बाबा गुरु नानक से हुई थी, और जिनका जीवन काल 1469 से 1539 तक रहा। और 1699 में खालसा पंथ के गठन के बाद यह खास सामाजिक शक्ति बन गया, यानी कि एक फौज तैयार हो गई। दरअसल में खालसा पंथ को मुगल साम्राज्य के अत्याचार और किसी भी अन्य प्रकार के अन्याय का विरोध करने के लिए बनाया गया था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में खालसा पंथ को उस समय की सरकार द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, यानी कि इलीगल, इसको लीगल नहीं इलीगल घोषित कर दिया था। जिसके बाद खालसा पंथ को पंजाब क्षेत्र और पड़ोसी जैसे कश्मीर, राजस्थान के दूर दराज के जंगलों, रेगिस्तानों और दलदली जमीन की सुरक्षा में शरण लेनी पड़ी। यानी कि जो दलदली जमीन थी या जो जंगल थे या फिर जो राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वहाँ पे इनको रहना पड़ा, छुप के रहना पड़ा। अलग अलग तरीके से ये रहते थे, जिससे इस पंथ के मानने वाले आज तक जीवित हैं। अगर ये लोग वहाँ नहीं छुपते तो शायद सिख धर्म आज खत्म हो चुका होता। सिखों के कत्लेआम के लिए 1739 और 1746 के दरमियान लाहौर के गवर्नर जकरिया खान ने सिखों की खोज और हत्या के लिए इनाम की पेशकश की थी। सिख या फिर खालसा पंथ के मानने वाले की विशेष पहचान को कायम रखने के लिए, उसको कामयाब होने के लिए, यानी कि इनको काटने का, कत्ल करने के लिए हुक्म दिया गया था, वाले किसी भी व्यक्ति को एक कंबल की पेशकश की गई थी। सिखों के ठिकानों की जानकारी के लिए जब कोई इनकी जानकारी देता था कि सिख लोग कहाँ पर छिपे पड़े हैं, तो उसको एक बड़ी रकम यानी कि धनराशि इनाम के रूप में दी जाती थी। और सिख यानी कि सरदार की खोपड़ी काट कर लाने वाले को एक बड़ी धनराशि दी जाती थी। यानी कि अगर कोई सिख मिल गया, उसकी अगर सिर उसके धड़ से अलग कर दिया जाए, काट के अलग कर दिया जाए, अगर सिर उनके सामने लाया जाता था, उसको एक अच्छी खासी पेमेंट की जाती थी। और साथ ही साथ सिखों के घरों की लूट को वैध बना दिया था, जायज बना दिया गया था। और सिखों को शरण देने या फिर उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी छिपाने वाले को मौत के घाट उतारने का फरमान जारी कर दिया गया। जकरिया खान की पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में छानबीन की और सैकड़ों सिखों को जंजीरों में बांधकर लाहौर लाया गया, जिसके बाद उन्हें लाहौर के घोड़ा बाजार में माफ करना, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, लाहौर के घोड़ा बाजार में उन्हें अलग अलग तरीके से कत्ल कर दिया जाता था, उन्हें सजा दी जाती थी, जिससे घोड़ा बाजार को आज उसे नाम बदलकर शहीदगंज यानी कि शहीदों का स्थान नाम का उसे जाना जाता है। इस समय कट्टरपंथी इस्लामी राज्य की ताकतों को सिखों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। यानी कि जो ये समय था, उस समय जो कट्टरवादी जो मुस्लिम थे वो सिखों के खिलाफ खड़े थे। पहले मुगल और फिर अफगान शासकों के साथ गठबंधन करने वाले मुस्लिम धर्म के सदस्य थे। यानी कि जो मुगल थे और अफगान थे, इनका आपसी गठबंधन हो गया था। वो सारे के सारे लोग सब मुस्लिम थे, जिन्होंने सरकार के साथ सहयोग करके
समाज में अपने विशेष अधिकार बनाए रखे। दूसरी तरफ सिखों को ग्रामीण हिंदू आबादी से अच्छा समर्थन प्राप्त था। असल में सिखों को हमेशा हिंदुओं ने बहुत बेहतरीन साथ दिया। कुछ कुछ ऐसे हिंदू पहाड़ी राजा भी हुए जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह का विरोध किया, उन पर हमले किए हैं, या फिर बाबा नानक के टाइम पर भी ऐसा विरोध हुआ है। बाकी जो 8 गुरु हैं उस समय भी विरोध हुए हैं, वो एक अलग बात है, उसका जिक्र मैं कभी अपने आने वाले वीडियोस में करूंगा। उन भयानक सिख नरसंहार के दिनों में उतने बेहतरीन और खतरनाक, जब सिखों के कत्लेआम के जो दिन चलते थे, तो उस समय भाई बोता सिंह दिन के समय जंगल में रहते और अंधेरे की आड़ में अपने समर्थकों के साथ भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे। कभी कभी वे रात में अमृतसर जाते और स्वर्ण मंदिर, जिसे दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उसके चारों ओर पवित्र सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाते थे। एक दिन उन्हें दूर से ही कुछ लोगों ने देखा जो उन्हें सिख समझ रहे थे, लेकिन उन लोगों के दल के एक सदस्य ने इस पर आपत्ति जताई कि वे सिख नहीं हो सकते, और कहा कि वे सिख नहीं हो सकते क्योंकि अगर वे सिख होते तो खुद को इस तरह नहीं छिपाते। उन लोगों की बातें सुनकर भाई बोता सिंह ने एक योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने और उनके साथी भाई गरजा सिंह ने जो मेन राजमार्ग था, जो मेन रास्ता था, उस पर एक स्थान ले लिया, एक जगह ले ली, वहाँ की एक जगह बना ली, जहाँ पर उन्होंने खालसा की संप्रभुता की घोषणा की और प्रत्येक राहगीर जो रास्ते पर चलने वाला था उनसे एक छोटा सा टोल वसूला, यानी कि उनसे एक टोल वसूल करते थे, टैक्स कहा जाता है जिसे। लोगों में उनके अधिक प्रभाव के लिए उन्होंने वहां के गवर्नर के लिए एक यात्री के जरिए एक नोटिस भेजा, जिसके बाद उन 2 सिखों को पकड़ने के लिए 100 घुड़सवार आए, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनके साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। उन दिनों भाई मनी सिंह एक सम्मानित सिख विद्वान और धार्मिक शिक्षक थे, जो गुरु रामदास द्वारा स्थापित अमृतसर शहर में रहते थे, जो दुनिया भर के सिखों के लिए सबसे पवित्र शहर माना जाता है अमृतसर। कई सालों से सिख लोग पतझड़ में बैसाखी और बंदी छोड़ मनाने के लिए अमृतसर में इकट्ठा होते थे। मुगलों के उत्पीड़न के कारण बैसाखी और बंदी छोड़ दिवस मनाने में अक्सर बाधा होती थी और उस दिन बहुत ज़्यादा बाधा हो रही थी। लेकिन बाद में भाई मनी सिंह ने 5000 रुपये का कर चुकाकर अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस मनाने के लिए जकरिया खान से अनुमति मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें बंदी छोड़ और बैसाखी मनाने की अनुमति यानी कि परमिशन मिल गई। जब भाई मनी सिंह को पता चला कि वहां के गवर्नर ने अमृतसर में एकत्रित सिखों को कत्लेआम करने के लिए एक बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजा है, तो उन्होंने जंगलों और रेगिस्तान में छिपे सिखों को संदेश भेजकर उन्हें आने से मना कर दिया और रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कोई धन इकट्ठा नहीं किया गया और भाई मनी सिंह पर निर्धारित राशि का भुगतान न करने के लिए मुकदमा चलाया गया। बाद में उन्हें इस्लाम अपनाने या फिर मौत का सामना करने के सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए, लेकिन भाई मनी सिंह ने बाद वाले यानी कि जो दूसरा विकल्प था उसको एक्सेप्ट किया, जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर टुकड़े टुकड़े करके शहीद कर दिया गया, यानी कत्ल कर दिया गया। गुरु अर्जन साहिब के समय में निर्मित और हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल तक सिखों की पहुंच को रोकने के लिए मस्सा रंगड़ को वहां तैनात किया गया था। मस्सा रंगड़ ने न केवल दरबार साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में कब्जा किया, बल्कि वहां पर वेश्याओं के साथ दरबार साहिब में मौज मस्ती और रंग रलियां मनाई। साथ ही साथ हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन शुरू कर दिया, जो हालांकि इस्लामिक कंसेप्ट के हिसाब से भी गलत है। और यह अपराध तब तक जारी रहा जब तक कि इसकी खबर राजस्थान में छुपे हुए सिखों के ग्रुप्स तक नहीं पहुंची। उनमें से 2 सिख, भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह,
अमृतसर में यानी कि अमृतसर की तरफ चल पड़े। इस घिनौने कृत्य को रोकने के लिए अमृतसर शहर को कड़ी सुरक्षा में देखकर दोनों ने सरकारी अधिकारियों का वेश धारण किया और इस वेश में वे हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में घुस गए, जिसके पश्चात उन्होंने मत्सा रंगड़ का सिर काटकर सर और धड़ अलग कर दिया। जब तक इसकी सूचना मुगल सैनिकों को पता लगती, उससे पहले ही वे दोनों वहां से भाग के निकल गए। यह घटना 11 अगस्त 1740 को हुई थी। सुक्खा सिंह पहले सिख नरसंहार से जुड़ी बचावी कार्रवाई में घायल हो गए थे और बाद में 1752 में अहमद शाह दुर्रानी की हमलावर अफगान सेना के द्वारा युद्ध में शहीद हो गए। लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को सिखों को खत्म करने के अपने अनेकों प्रयास किए और उसमें उसको निराशा हुई। उसने एक बार अपने आदमियों से पूछा, सिख अपना भोजन कहाँ से हासिल करते हैं? और कहा, मैंने उन्हें सभी व्यवसायों से वंचित कर दिया है। उन्हें कोई कर यानी वसूली नहीं मिलता, वे खेती नहीं करते, न ही उन्हें व्यापार करने या फिर सार्वजनिक नौकरी करने की कोई परमिशन है। मैंने उनके गुरुद्वारों में सभी तरह के प्रसाद चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया है, जिससे उन्हें कोई भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति उपलब्ध ना हो सके। तो फिर वे भूखे क्यों नहीं मरते, यानी कि भूख से क्यों नहीं मरते हैं? सिखों के एक कट्टर दुश्मन ने वहां के गवर्नर को पहले गांव में भेजा था जहां तारू सिंह नाम का एक युवा सिख रहता था, एक जवान लड़का रहता था। मुखबिर के अनुसार दुनिया में ऐसे सिख हैं, यानी जो तब तक नहीं खाते थे जब तक वे अपने भाइयों को खाना ना खिलाते। जो मेरे स्टडी में आया है अब तक, वो मैं आपको बता रहा हूं। वे खुद बिना भोजन और कपड़ों के रह सकते हैं, लेकिन वे अपने साथियों की परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे सर्दियों में आग के पास बैठकर सर्दी से अपना बचाव करते हैं, लेकिन अपने कपड़े अपने साथियों को भेजते हैं। वे अनाज पीसने के लिए पसीना बहाते हैं और उसे अपने पास मंगवाते हैं। वे अपने लिए थोड़ी सी मजदूरी कमाने के लिए कठिन से कठिन काम करते थे। भाई तारू सिंह अपनी जमीनी यानी कि जो उनकी जमीन थी उसको जोतते थे और किसानी करते थे और अधिकारियों को सरकारी कर देते थे। वह बहुत काम कर यानी कि जो भाई तारू सिंह है वो बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाता था और जो बचता था उससे जंगल में अपने सिख भाइयों के लिए भेज देता था। तारू सिंह की माँ और बहन दोनों ही आजीविका चलाने के लिए मेहनत मशक्कत करती थी। वो बहुत कम खाते थे, भोजन बहुत कम करते थे और मोटे मोटे कपड़े पहनते थे। जो कुछ भी बचता था उसे सिखों को दे देते थे, जो जंगल में छुपे हुए थे या बिहड़ों में छुपे हुए थे, अलग अलग तरीके से छिप के रह रहे थे। यह सुनकर जब ये सारी डिटेल जब वहाँ के गवर्नर को पता लगती है, तो गवर्नर ने भाई तारू सिंह के गांव में सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी ताकि उन्हें गिरफ्तार करके उस प्रांत की राजधानी लाहौर लाया जा सके। यह सन 1745 की बात है, जब भाई तारू सिंह को उनके आने की, जो सैनिकों के आने की खबर मिली, तो वह गांव से बाहर चले आए और अपने पड़ोसियों को किसी भी तरह की परेशानी होने से बचाने की इच्छा से 25 वर्ष का ये जवान लड़का तारू सिंह ने गवर्नर के आदमियों के सामने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर दिया। जब मेहताब सिंह, जिसने सुक्खा सिंह के साथ खान रंगड़ उर्फ मस्सा रंगड़ को हरमिंदर साहिब में भेजा था, वहां उन्होंने कत्ल किया, तो भाई तारू सिंह की गिरफ्तारी के बारे में सुना तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि वह उनके साथ मर सके और शहीद हो सके। दोनों सिखों के शरीर को लकड़ी के चरखे में बांधकर तोड़ दिया गया, पीस दिया गया। इतनी कड़ी सजा मिली। जब केवल तारू सिंह बच गए तो उन्हें इस्लाम
अपनाने या फिर मौत को गले लगाने का ही विकल्प दिया गया। ठीक मनी सिंह की तरह जब उसने यानी कि भाई तारू सिंह ने इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया तो उसके जो लंबे लंबे जो बाल हैं उनको दर्दनाक तरीके से सिर से नोच दिया गया, अर्थात उनके सिर के बालों को चमड़ी समेत उखाड़ दिया गया और भाई तारू सिंह को मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। बाद में तारू सिंह को एक दयालु सिख परिवार को सौंप दिया गया जिसने भाई तारू सिंह की रखरखाव किया और उसके बाकी बचे हुए दिनों में उनकी देखभाल की। सिखों के उत्पीड़न के इसी माहौल में 1746 में छोटा घल्लूघारा अर्थात सिख नरसंहार यानी सिख कत्लेआम हुआ। उस वर्ष की शुरुआत में सिखों के एक घूमते हुए गिरोह के साथ मुठभेड़ में एक हिंदू सैन्य कमांडर जसपत राय मारा गया। जसपत राय के भाई लखपत राय जो लाहौर के एक सरकारी मंत्री थे, उसने बदला लेने की कसम खा ली और नए गवर्नर याहिया खान से मदद ली। लखपत राय ने लाहौर की सेना को इकट्ठा किया और हिमालय की तलहटी में जो पहाड़ी राज्य हैं वहां रहने वाले शासकों को सचेत किया और सिखों के नरसंहार यानी कि कत्लेआम के लिए ज़्यादातर मुस्लिम आबादी को उकसाया, जिसमें लाहौर के सभी सिख निवासियों को पहले घेर लिया गया और फिर 10 मार्च 1746 को उन्हें जान से मार दिया गया। जिसके बाद लखपत राय लाहौर के उत्तर पूर्व में 130 किलोमीटर यानी कि 81 मील दूर गुरदासपुर शहर के पास काहनूवान के दलदली जंगल की ओर निकल पड़े, जहां उसे सिखों के जमावड़े की सूचना मिली थी। उस समय लखपत राय के पास एक बहुत बड़ी फौज थी जिसमें ज़्यादातर घुड़सवार सेना थी जो तोपों और बंदूकों से लैस थी। अपनी सेना के साथ उसने जंगल को घेर लिया और अपने शिकार की व्यवस्थित खोज शुरू कर दी, यानी कि सिखों को खोजना शुरू कर दिया। सिख उसके साथ लड़ाई में कुछ समय तक डटे रहे और जब भी मौका मिला उन्होंने जवाबी हमला किया। संख्या में बहुत कम और हथियारों की कमी होने के कारण सिखों ने उत्तर में हिमालय की तलहटी यानी कि पहाड़ों की तरफ भागने का फैसला किया। सिखों ने रावी नदी को पार किया और तलहटी के नज़दीक पहुंच गए और लड़ते लड़ते दुश्मन के साथ 65 किलोमीटर यानी 40 मील की यात्रा तय की। लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि पहाड़ी राजाओं की सेनाएं उनका विरोध करने के लिए खड़ी थी। इन दोनों पहाड़ी और मुगल सेनाओं के बीच फंसने और भोजन खत्म होने के कारण सिखों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। आखिरकार वे दुश्मनों के घेरे को तोड़ने में कामयाब रहे और दक्षिण में लगभग 240 किलोमीटर दूर यानी कि 150 मील दूर बठिंडा पंजाब के पास लखी जंगल की सुरक्षा तक पहुंचने के लिए एक हताशा प्रयास में रावी नदी को फिर से पार कर गए। नदी पार करते समय कई कमजोर सिख नदी में बह गए, लेकिन लखपत राय की सेना अभी भी सिखों का पीछा कर रही थी। इसलिए उन्होंने 2 और नदियों को यानी कि ब्यास और सतलुज नदी को पार किया और आखिरकार लखी जंगल पहुंच गए। इस कत्लेआम के दौरान लगभग 7000 सिख मारे गए और 3000 सिखों को पकड़कर बंदी बना लिया गया और उन बंदी सिखों को वापस लाहौर ले जाया गया। सड़कों पर उनके साथ बर्बरता की गई, बहुत बुरा व्यवहार किया गया और सार्वजनिक रूप से उनका सिर कलम कर दिया, यानी कि सर धड़ अलग करके टुकड़े कर दिए। सिख कत्लेआम के उन दिनों में सिखों की कम संख्या को देखते हुए नुकसान उनकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा हो रहा था, शायद कुल आबादी का 1/4 से 1/3। लखपत राय ने सिख गुरुद्वारों को तोड़कर नष्ट करने और सिखों के धर्म ग्रंथों यानी गुरु ग्रंथ साहिब को जलाने का आदेश दे दिया। उन्होंने यहाँ तक आदेश दिया कि गुरु शब्द का उच्चारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा दी जाए। यहाँ तक कि पंजाबी भाषा में चीनी के लिए इस्तेमाल होने वाले यानी कि शुगर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द गुड़, जो गुरु जैसा लगता था सुनने में, दिखने में,
अगर कोई व्यक्ति गुड़ बोलता तो उसे भी मौत की सजा सुनाई दी जाती थी और सुनिश्चित कर दी जाती थी। इस तरह सिख कत्लेआम अक्सर होता रहा। आज के जो मॉडर्न सिख हैं, पंजाब में कुछ कट्टरवादी हैं या फिर कहीं पंजाब से बाहर हैं, वो इस सिख कत्लेआम को क्या समझेंगे? उनकी नज़रों में ये एक बिल्कुल मामूली बात है, क्योंकि उनको तो बाप दादाओं के जागीर में पगड़ियाँ मिली हैं। वो क्या समझेंगे सिक्खी क्या है, क्या शहादत दी थी हमारे पूर्वजों ने। जिनको आज हम विरोध करते हैं वो कोई और नहीं हमारे हैं। लेकिन आज देखता हूँ जो पंजाब के कट्टरवादी सिख बिल्कुल अपना नाक चौड़ा करके, अपना सीना फुला के कहते हैं असी सिख हाँ, खास तौर पर उन्हीं की संतानें, उन्हीं के घर वाले, उन्हीं के परिवार वाले अपने पगड़ियां हटाने में, अपने बालों को काटने में और सिख धर्म छोड़ने में सबसे आगे हैं। अक्सर इनके बच्चे इंडिया से बाहर जाने में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, एनी अदर कंट्रियों में जाने के लिए अपना दीन इल्म तक गवा देते हैं। तो ये क्या समझेंगे सिक्खी को, और क्या पंजाब के कथावाचक आज तक समझाते रहे जो एक भी प्योरिटी को प्रूफ न कर पाया। उम्मीद करता हूँ सिख कत्लेआम को आप समझे होंगे और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। दुआ करता हूँ कि खुदा ताला, वाहेगुरु या ईश्वर आप सब पर मेहरबान हो और जीवन जांच में आपको मददगार हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।